जो बाहर शोर है उससे ज़्यादा शोर तो हमारे अंदर है। और उस शोर के अंदर कहीं न कहीं जो मैं हूँ, उस शोर के अंदर हूँ, जो अपने एकांत में बैठा हुआ है। अगर हम उसको जानने का, खोजने का प्रयास करेंगे तो शायद। आज के जो हमारे गेस्ट हैं, इज अ फाइन आर्टिस्ट। आज आपको मिलाते हैं मुक्तेश्वर ओझा जी से। तुम्हारा मालिक जो चलाता है इसे। अच्छा, मालिक वो यहीं पास में रहता था। जिन्नादो वाली मस्जिद है ना, उसके पीछे उसका कसाई वाड़ा है, वहीं रहता था। हम तुमसे मालिक का पता पूछ रहे हैं और तुम हमें कसाईवाड़ा का पता बता रहे हो। अब इसका मालिक तो कोई एमएलए है साहब। देखो बिटिया, अगर ये तकदीर बदलनी है ना, तो ये छोटी मोटी 150 मीटर की दौड़ से कुछ नहीं होगा। मैराथन भागनी होगी, मैराथन। ज्ञानू भैया, इसने मुझको फंसा दिया। मैं इसकी बातों में आकर बहुत बड़ी गलती कर गया। साहब जेल में है और मालकिन बीमार है और पुलिस हम पे शक कर रही है। अब टाइम बदल गया है, आजकल के लड़के कहाँ मानते हैं ये सब। भैया जी गन्स के तो ऑर्डर लगा देंगे, लेकिन व्यापार थोड़ा डाउन है। कैश इतना हाई नहीं है। क्योंकि लाला को दे दिया ना कैश। जान की कीमत है। जब तक 30,000 अटका है, समझ लो किसी न किसी का जान अटका है। सर कैसे हैं आप? सब बढ़िया एकदम। सर कुंभ हुआ है आप? हाँ, कुंभ में 2 बार गया। अरे वाह। मौनी अमावस्या को नहाया और उसके बाद अभी 5-6 दिन पहले मैं गया। सर 144 साल के बाद महाकुंभ आया है। कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस वहाँ पर? आपने क्या महसूस किया? एक्सपीरियंस तो बहुत ही अच्छा रहा। मैंने इस बार तीसरे कुंभ नहाया। इससे पहले 2 कुंभ और नहा चुका हूँ। अच्छा। और हर बार मैंने मौनी अमावस्या को ही नहाया है। अरे वाह। और वहाँ पर अद्भुत है, मतलब संगम जहाँ गंगा जमुना सरस्वती मिली है, वो तो जगह ही मतलब वहाँ जाने के बाद इतनी पॉजिटिव वाइब्रेशन है। हाँ। बड़े बड़े महात्मा ऋषि, मतलब ये सनातन है। अच्छा। और उसका अनुभव तो कुछ चीज़ें होती जो व्यक्तिगत होती हैं, शब्दों में नहीं बयान की जा सकती। अरे तो जो प्रयागराज है वो तो प्रयागराज है वो तो है। और अद्भुत है, कुल मिला के अद्भुत है। हर एक को जाना चाहिए। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। बिल्कुल। सर आपसे पूछना चाहूँगा पहला सवाल आपसे, आपके अंदर एक्टिंग का चस्का कैसे आया? दरअसल हमारे सामने रामलीला होती है, सीधे सीधे शब्दों में। तो मैं बचपन से, चूंकि जब से मैं पैदा हुआ तब से वो देख रहा हूँ। लेकिन फिर भूली बिसरी यादें हो गई। फिर मैंने हाई स्कूल 85 में किया। हाँ। और मैंने एग्ज़ाम दिया था बोर्ड के। तो हमारे एक मित्र हैं, वो मिलने आए और उन्होंने मुझे एक कटिंग दिखाई कि हाँ कलाकारों की आवश्यकता है। अरे वाह। तो फिर मैंने कहा भाई मुझे तो कोई इंटरेस्ट है नहीं। हाँ। मुझे तो डॉक्टर बनना था, क्योंकि हमारे फादर गवर्नमेंट जॉब में थे। तो मुझे भी ऐसा कुछ था, या तो जॉब करूं गवर्नमेंट या तो फिर कुछ ऐसा। तो मुझे ज़बरदस्ती लेके गए वो। फिर नाटक में लोग, वहाँ पूछा गया कि भाई आप भी नाटक करोगे? मैंने कहा नहीं, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं। अच्छा। ये नाचने गाने का मुझे नहीं करना। वो करने लगे। फिर बीच बीच में वो आते थे और पकड़ के मुझे रिहर्सल में ले जाते थे। फिर ऐसे करते करते मैं 2-4 बार गया, फिर मैंने जाना बंद किया। फिर पकड़ के ले गए। फिर जब जिस दिन नाटक का शो होने वाला था, उसके 2-3 दिन पहले मेरे पास आए, कहने लगे कि आज चलो घुमा के लाते हैं। अरे वाह। बिल्कुल मैं तैयार नहीं था, लेकिन ज़बरदस्ती वो लेके गए। जब मैं वहाँ पहुँचा तो पता लगा कि उसका एक पात्र जो था वो भाग गया था छोड़ के। तो डायरेक्टर साहब ने कहा नहीं, परसों नाटक है, आपको करना है। मैंने कहा भैया मुझे नहीं करना, मैं कर ही नहीं पाऊंगा। मुझे डायलॉग बोलना कैसे करना है, मुझको शर्म लगती है। मैंने जीवन में कभी कुछ ऐसी क्रिएटिव एक्टिविटी की नहीं माने। उन्होंने कहा नहीं आप रोल कर रहे हो। हमने कहा ठीक है। उन्होंने 1-2 बार मुझे खड़ा करा, 1-2 डायलॉग दिए, मैंने जैसे तैसे बोला। और उसके बाद उसका टी ब्रेक हुआ तो मैं धीरे से भाग गया पार्क में। जाके उधर बैठ गया कि अब जो है किसी तरीके से जाना नहीं है उधर, आएगा घर चला जाऊंगा। लेकिन फिर वो ढूंढ ढांड के ले आए। तो जिस दिन शो था, मर्चेंट चैम्बर हॉल में शो हुआ, खैर हो गया। उसके बाद वो हमारे मित्र, तो चूंकि वो सिंगर भी थे, जो कॉलेज में बच्चे नहीं गाना वाना गाते हैं मेज में जाके, वैसे वाले। तो बाद में वो तो उन्होंने तो नाटक छोड़ दिया, अपना वो सिंगिंग वगैरह करने लगे। लेकिन फिर मैं धीरे धीरे नाटकों में जुड़ता चला गया। अच्छा। तो फिर धीरे धीरे फिर चस्का लग गया, अच्छा लगने लगा। सर आपने थिएटर किया है? हाँ थिएटर किया है मैंने। अरे वाह। थिएटर मैंने कानपुर के बहुत सारे लोगों के साथ, जो हमारे सीनियर्स हैं उनके साथ थिएटर किया। एनएसडी के कुछ लोग हैं, निर्मल पांडे हैं जैसे, और भी कई लोग हैं, सुरेश शर्मा है, वैसे कई लोगों के साथ, रामचंद्र शैल के, और मनोहर सिंह जी थे, उनके दामाद थे, उनके साथ। ऐसे कई लोगों के साथ मैंने एनएसडी के कुछ लोगों के साथ भी काम किया। सर थिएटर करते समय आपको कभी ये लगा कि यार
आज मैंने कुछ अलग कर दिया? हाँ, बहुत बार हुआ। हम्म दरअसल जो थिएटर की अनुभूति है, नाटक की, हम्म वो अपने आप एक अलग होती है। हम्म बहुत बार मुझे, एक बार मैं दिल्ली गया था एक शो के लिए, वहाँ मुझे जब एक छोटा सा रोल था मैंने किया, तो लोग कहते थे कि कोई रोल छोटा बड़ा नहीं होता। हम्म मैंने भी सुना था कि हो सकता है भैया, लेकिन मुझे भी लगता था कि मेन लीड तो मेन लीड है ना। तो एक वो नाटक था बाजे ढिंढोरा हम्म खून का रंग, उसमें एक छोटा सा कैरेक्टर कर रहा था। हालांकि मैं जाने वाला नहीं था, लेकिन बाकी सारे जो हमारे साथी लोग थे वो जबरदस्ती हमको लेके गए। तो एक मैंने कहा छोटा सा कैरेक्टर करूंगा। वो कैरेक्टर करने के बाद जो वहाँ नाटक के बाद जो लोग वहाँ दिल्ली के अंदर लोगों ने जो मुझे उसका जो मुझे रिवॉर्ड मिला, मुझे जो उसका मतलब लोगों ने मुझे जिस तरीके से अप्रिसिएट किया, मैं आज तक नहीं भूला। अरे वाह। मुझे लगा कि ये मतलब 5 7 10 मिनट का कैरेक्टर पूरे प्ले में शायद बारी था। अरे बड़ी बात तो है। वो मुझे ऐसा मुझे कई बार हम्म मतलब महसूस हुआ, कई बार अनुभव हुआ। हम्म तो थिएटर का अनुभव तो अपने आप में बहुत ज़बरदस्त है। मुझे जैसे नाटकों में 4 बार बेस्ट एक्टर मिला अच्छा सर। ऑल इंडिया अरे कॉम्पिटिशन वाह। में। तो वो भी बहुत अद्भुत अनुभव होता है हाँ जब आपके काम को एक मतलब एक सराहना मिलती है। हम्म बहुत सारे लोग जो, बहुत सारी टीमें, बहुत सारे कलाकार जब उस बात को अप्रिशिएट करते अरे हैं, वाह। तो हम्म शायद कलाकारों के लिए सबसे खुशी ताली और वाहवाही, अरे यही दो वाह चीज़ें सर। हैं। अरे वाह सर। सर 20 साल पहले आपने जयते में अभिमन्यु सिंह को मारा था हम्म। और उनको मौका मिला अपना बदला लेने का। उसमें क्या था कि एक एक शो आता था हाँ सहारा पे, हम्म जयते। हम्म तो जयते में इरफान साहब थे, अरे वाह। और भी एक और बहुत सारे नामचीन एक्टर जो आज हाँ बहुत बड़े बड़े हैं। उसमें अभिमन्यु सिंह भी एक इंस्पेक्टर का कैरेक्टर कर रहे थे, और मैं उसमें एक ऐसा कर्मचारी बना हुआ था बैंक का, जो बैंक लूटता है, लूटने अच्छा। के बाद जो है वो आग वाग लगा के अपने जैसे एक आदमी को डाल देता है और भाग हाँ जाता है। हम्म फिर हमारे हमको पकड़ने के लिए चारों तरफ पुलिस लगी होती है, और फिर ऐसा। तो वो एक शॉट था जिसमें वो अभिमन्यु सिंह और बाकी और भी कई सारे बड़े आर्टिस्ट थे जो आए। तो मुझे क्या था कि मुझे किवाड़े के पीछे छुपे होना था, और अभिमन्यु सिंह इंटर करते हैं क्योंकि सीनियर अफसर पीछे होते हैं, तो मैं उनके सर पे बियर की बोतल मार देता हूँ। हाँ तो वो आई गई, बात हो गई, टीवी शो आया और चला भी गया। उसके बाद अभी तकरीबन 7 8 साल 10 साल पहले एक फिल्म में कर रहा था, प्रणाम। हाँ तो प्रणाम में अभिमन्यु, आज तो साउथ के बहुत बहुत बड़े अरे स्टार बहुत हैं, बड़ा। तो अभिमन्यु सिंह जी थे, आए, और मेरा भी उसमें एक अच्छा सा रोल था। हाँ अभिमन्यु जी ने मुझसे बातचीत, तो इसे अगल बगल बैठे हुए, तो अभिमन्यु बोले कि यार तुमसे कहीं मिला हूँ मैं। अच्छा। तो मैंने कहा नहीं नहीं, हाँ हम लोग कभी नहीं मिले। मैंने कहा अब इतनी पुरानी बात हो गई कहाँ। तो अभिमन्यु फिर 2 3 बार बात हो गई ना, यार तुम्हारी आवाज़ पहचानी हुई लग रही। तो मैंने कहा आपको जयते याद है? हाँ। मैंने कहा उसमें मैं मुक्तेश, हाँ क्या नाम था तुम्हारा? अच्छा अच्छा अच्छा, मुझे याद है। क्या नाम तुम्हारा? हमने कहा मुक्तेश्वर ओझा। अरे वाह वाह। अरे फिर उन्होंने तुरंत डायरेक्टर साहब को बुलाया, अरे भाई संजीव जी सुनिए सुनिए सुनिए, कहाँ से हीरा ढूंढ के लाए, इसने मुझे मारा था जयते में, आज मैं इसको मारूंगा, उसका बदला लूंगा। अरे बढ़िया सर। तो फिर अभिमन्यु से बहुत बात होती रही, बहुत अच्छा इंसान है वो। फिर मुझे बोले कि फिर मिलते हैं हम लोग। फिर वो शॉट हुआ प्रणाम में, अभिमन्यु जी मुझे हमारा मतलब मार देते हैं मुझे। अच्छा। तो ऐसा रहा कुछ वो। बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा आपका है हाँ 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 कि उनको याद भी था आपके लिए। हाँ वो स्टोरी हाँ मैच हो गई वहाँ हाँ पर। हाँ हाँ, उनको भी याद आ गया वो चीज़। सर आप अपने आप को शांत करने के लिए क्या करते हैं? मैं वैसे तो शांति रहता हूँ, लेकिन शांत करने के लिए आप अपने आप को खोजने का प्रयास करो। बहुत अच्छी बात की आपने। जब आप अपने आप को खोजोगे तो शांत हो जाओगे ना। जो बाहर शोर है उससे ज़्यादा शोर तो हमारे अंदर है, बहुत ज़्यादा। है ना। उस शोर के अंदर कहीं ना कहीं जो मैं हूँ, उस शोर के अंदर हूँ जो अपने एकांत में बैठा हुआ है। अगर हम उसको जानने का, खोजने का प्रयास करेंगे तो शायद ये शांत हो पाएंगे। क्योंकि वो भगवान ने कहा ना गीता में, भगवान कृष्ण ने अर्जुन को जो गीता में कहा है, तो हमारा जो मन है ना वो अर्जुन है, हमारी जो आत्मा है वो कृष्ण है। अरे वाह। वहाँ तक की पहुँच हम कृष्ण को जान लेंगे तो शायद शांत हो जाएंगे। सर एक दिन मुंबई की सड़कों पे आपके साथ एक इंसिडेंस होता है, आपको लगता है कि आप किडनैप हो गए।
लेकिन जब आपकी आँख खुलती है आप अनुपम खेर के सामने होते हैं। एक दिन क्या हुआ, वहाँ पर बॉम्बे में अंधेरी के पास एक 4 बंगला महाड़ा हाँ एक एरिया है, हाँ। वहाँ पर जो स्टॉप है उसी स्टॉप पे मैं शाम को आया था। शाम को थक के आया था तो मैं वहीं खड़ा था। हाँ। ऐसे ही अब जाना था घर, वहीं पास में रहता था मैं, तो वहीं खड़ा हो गया। मैंने थोड़ी वहाँ चाय वाय ली, चाय पीने लगा। चाय पीते पीते मैंने रख दिया, फिर खड़ा रहा, कुछ सोच रहा था मैं अभी क्या करना, घर जाना, इधर जाना, उधर जाना, शाम को कहाँ खाना खाना, क्या सारी चीज़ें होती हैं। आपके जेब में पैसे होते नहीं हैं तो सब आपको सोचना ही होता है। हाँ। मैं सोच ही रहा था, अचानक बस मेरे पास से निकली अच्छा। और उस बस में से एक बंदे ने आवाज़ लगाई, अरे मुक्तेश्वर मुक्तेश्वर, अरे! ओझा ओझा। और बस आगे निकल गई। वो हाँ। उतर के चलती बस से कूद के आ गया। हाँ। मेरे पास आया, कह रहे तुम अजीब आदमी हो यार। फिर बहुत उसने मुझे हाँ। बहुत चीज़ें सुनाई। हमने कहा हाँ। हुआ क्या यार, पहले आओ चाय हाँ। पीते, फिर नहीं चाय नहीं पीना। उसने तुरंत एक रिक्शे को बुलाया, ऑटो हाँ। रिक्शा। उसने कहा बैठो बैठो। अरे हमने कहा हुआ क्या है, कहने आप पहले बैठो। बैठे, हम जा कहाँ रहे हैं भाई, कहना कुछ सवाल नहीं करो, चुपचाप चलते रहो। हाँ। हम लोग चलते 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 फिर पता लगा कि वो तो वीरा देसाई रोड पे पहुंचे। एक ऑफिस के सामने एक अच्छा सा कॉटेज था, उसके सामने गाड़ी रुकी और वो फिर उतरा, मैं भी उतरा। उसने तुरंत पैसे वैसे दिए अंदर। उसने कहा बैठो बैठो बैठो। हमने देखा, हमने कहा तो कोई किसी का ऑफिस ऐसा है। अच्छा। हाँ, फिर मैं बैठ गया। उतने में उधर से वो अंदर गया और अंशुमन जी बाहर आए। अरे किधर हो तुम, बहुत बेवकूफ आदमी। खूब सुनाया उन्होंने मुझे, अच्छा। जितना सुना सकते थे कि कैसा आदमी है तू, बताओ तू सबको नंबर देता है, तू मुझे फोन नहीं करता, तेरा नंबर भी नहीं लग रहा है, ये खूब सुनाया। उनका अच्छा बैठ बैठ बैठ, फोटो दिखा अपनी। मैंने फोटो निकाली, उन्होंने फोटो ली, नंबर कुछ नहीं, अंदर ले गए। बैठ बैठ, चाय पिएगा कॉफी पिएगा। हमने कहा कुछ नहीं चाय पी। उन्होंने तुरंत बोला बॉय को, उसने पानी और चाय ला के दिया। खैर मैं पीता रहा, तब तक अंशुमन जी आए। आजा आजा पी लिया। हमने कहा आ जाता। वो लेके अंदर गए। तो मैं अंदर जब पहुंचा, पीछे लॉन थी, बाहर एक ऑफिस जैसा था, उसके पीछे लॉन थी। उस लॉन में देखा अनुपम खेर साहब सामने बैठे। अरे वाह। मुझे तो विश्वास ही नहीं हुआ। सामने अनुपम खेर में गया, तुरंत नमस्कार किया, बोले आइए आइए बैठिए। तो अंशुमन जी भी थे, डायरेक्टर साहब, उन्होंने कहा बैठे। अच्छा, उन्होंने मेरे बारे में थोड़ी बहुत बातें की। अच्छा कानपुर से हैं आप, ये वो नाम, ये वो सब पूछा, बातचीत की। ठीक है, अच्छा है, ऐसा लगे रहिएगा, कुछ अच्छा होगा। अरे हाँ बोल के फिर मैंने कहा, तो अंशुमन जी ने इशारा किया, मैं उठ के आ गया। अंशुमन जी बोले कि रुको मैं आता हूँ। तो वापस आए। अंशुमन जी बोले कि मैं पिछले 3 महीनों से तुझे वेट कर रहा हूँ, तुझे ढूंढवा रहा हूँ। अरे नहीं, मैंने पूरे बॉम्बे में बोल रखा है कि मुक्तेश्वर ओझा को ढूंढ के लाओ, इस फिल्म में मेन कैरेक्टर तू कर रहा है, और तेरे लिए फिल्म जो है मेन कैरेक्टर तू ही कर रहा है, और तेरे लिए फिल्म जो है ये तैयार है, और तुझे पता नहीं तू कहाँ। और उन्होंने बहुत खैर डांटा वाटा मुझे। उनका अब स्ट्रगल मत कर इधर उधर, अब चुपचाप घर पे आराम कर, अपना खा पी और तैयारी कर, मैं बताता हूँ तुझे। चला आया मैं फिर। बहुत कम लोग से ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं सर। ऐसे इंसिडेंट्स आपके साथ हुआ ये? ऐसे इंसिडेंट्स मेरे साथ कई बार हुए। और जैसे राम गोपाल वर्मा के यहाँ अच्छा मैं था, मैं सब लोग वहाँ खड़े रहते थे, मैं भी रहता था। राम गोपाल वर्मा बहुत पहले एक फिल्म बना रहे थे, उस फिल्म का नाम था वीरप्पन। अच्छा, वीरप्पन जी, वीरप्पन के लिए मुझे मिलवाया था किसी ने। तो मेरा वीरप्पन की कास्ट में एक कास्ट में भी था शायद। अच्छा। हाँ, लेकिन वो फिल्म बनी नहीं, तो पता नहीं। उसके अलावा 3-4 फिल्में ऐसी आई जो हाथ में आई, 4-5 फिल्में आई और निकल गई। अरे सर, तो फिर वो समझते हैं। उसमें संजय दत्त साहब के साथ एक फिल्म थी जिसमें कश्मीर के ऊपर थी, मैं उसमें विलन कर रहा था, और वो थी राहुल ढोलकिया साहब की फिल्म। कॉस्ट्यूम वगैरह भी हो गई, लास्ट में पता लगा कि मैं फिल्म नहीं कर रहा हूँ। अरे तो ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट हुए, फिल्में आई, हाथ से निकल गई। तो फिर होता है, ये तो लाइफ है। बहुत बार मैं गया, मुझे लगा यहाँ पर मुझे अच्छा काम मिलेगा, बट नहीं हुआ। ये कुछ काम मिले, हाथ से निकल गए। सर वो तो कितने जो हाथ में है वो आएगा, हाँ जो नहीं है वो आके भी चला जाएगा, बस वही है, वही। सर अगर किसी को एक्टिंग सीखनी हो तो उसको पहला स्टेप कौन सा लेना चाहिए लाइफ में कि अपनी शुरुआत कर सके? देखिए भैया, एक तो शुरुआत में थिएटर वगैरह से कहीं करें। सबसे ज़रूरी चीज़ है कि आपका हेजिटेशन ख़त्म हो। आप जो करने जा रहे हो उसमें आपके अंदर कहीं भी कोई शर्म लिहाज नहीं हो। हालांकि आज तो रील्स का ज़माना है, सभी लोग रील्स बना रहे हैं। तो सबसे पहले तो थिएटर वगैरह करना ज़रूरी है। इसके बाद जो लाइफ का एक्सपीरियंस है, मुझे लगता है वो ही आपको एक्टर बनाते हैं। सही कहा सर। आपकी लाइफ में जो आपने दिन गुजारे, जो समय अपने लोगों के साथ, कुछ अच्छे, कुछ खराब, कुछ दुख के, वही आपको एक्टर बनाते हैं।
और उन पलों को जीना और उनका एक्सपीरियंस मतलब जी करके अपने में सजो के रखना, वो ही आपको अच्छा एक्टर बना सकता है। बाकी मुझे नहीं लगता कि मैं भी एनएसडी के लिए 2 बार मैंने ट्राई किया, हाँ। मुझे एनएसडी ने नहीं अरे लिया, वाह। है ना? तो 2 बार मुझे एनएसडी ने वापस कर दिया। फिर अभी मुझे लगता है कि अच्छा हुआ मैं एनएसडी मैंने नहीं की क्योंकि अगर एनएसडी करता तो मुझे नहीं लगता कि एनएसडी में कुछ आप बहुत एक्स्ट्रा सीख सकते हो। एनएसडी के कई लोग मेरे जानने वाले हैं, तो उनको मैं पहले भी जानता था, अब भी जानता हूँ। तो सारे लोग एनएसडी में एक से नहीं होते ना। हाँ आपको स्कूल कॉलेज एक दिशा दे सकता है, लेकिन करना आपको है। वो तो है। आप अपने प्रति, समाज के प्रति, अपने परिवार के प्रति कितने अधिक विचारशील हैं, कितने अधिक संवेदनशील हैं, वो है आपका एक्सपीरियंस, वही आपको अच्छा एक्टर बनने में मदद कर सकता लेकिन आज के टाइम पे हम लोग फ़ोन में इतना घुस चुके हैं कि एक्सपीरियंस के बारे में कुछ सोचते नहीं कि घर से निकला जाए, कि कुछ बाहर देखा जाए। है। सही है, लेकिन ये जो फोन का दौर आज चल रहा है ना, लोग रील्स बना रहे हैं, लोग अलग अलग तरीके से फोन में दिन रात रील्स देख रहे हैं। सर आपको कभी नहीं लगा कि मतलब एक बार रील्स में भी ट्राई करूं, जरा इतनी थोड़ा बहुत फेम पाऊं? नहीं भैया, हमें ऐसे किसी फेम की मतलब आवश्यकता ही नहीं है। और रील्स तो आदमी के जीवन को पता नहीं किस दिशा में ले जा रहा है, मुझे नहीं पता। हालांकि रील्स मैं देख रहा हूँ बड़े बड़े लोग आज बना रहे हैं, है ना? आपको एक फेम तो मिल सकती है, लेकिन उस फेम से क्या आप मतलब आप कितने सेटिस्फाइड हैं? आप उसको, उस फेम को गेन करने के बाद आपने और क्या गेन किया साथ में? हम तो एक्टर हैं, एक्टिंग करते हैं, हमें लाइफ के एक्सपीरियंस को जो कैरेक्टर में मिलता है उसको जीते हैं, तो उस पल को जीने में कुछ थोड़ी मेहनत करते हैं, थोड़ा उसको जीते हैं। मान लीजिए जो कैरेक्टर हम नहीं हैं वो भी हमें जीने का मौका मिला, तो हम उसकी लाइफ को जानने का प्रयास करते हैं। लेकिन रील्स में मौका नहीं मिलता, क्योंकि कुछ मिनटों कुछ सेकंडों के रील्स में आप क्या क्या करोगे? हाँ सर, ये भी तो है ना? और रील्स तो लाइफ को मुझे लगता है कि बहुत अधिक एक पता नहीं किस दिशा में ले जा रही है। सर आपकी एक मूवी आने वाली है जो कि गणेश आचार्य जी के साथ आ रही है। हाँ हाँ हाँ, मैंने एक मूवी की थी अभी कुछ दिन पहले, हाँ पिंटू की पप्पी नाम है। अच्छा। अभी आजकल उसका गाना है कि बहुत तेज चल रहा है। हाँ हाँ, वो भी 3-4 दिन पहले लॉन्च हुआ है। तो पिंटू की पप्पी में मैं हीरो का फादर बना हूँ, अच्छा और जो गणेश जी हैं वो हीरो के मामा बने हैं। अच्छा। तो पप्पियों पे है फिल्म, आप देखिएगा, आपको मजा आएगी। आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा सेट पे? सेट पे बहुत अच्छा रहा। गणेश जी बहुत ही बढ़िया इंसान है, बहुत अच्छे इंसान है। और मुझे लगा ही नहीं कि मतलब गणेश आचार्य जिन्होंने पुष्पा जैसी फिल्मों के सॉन्ग कोरियोग्राफ की, और बहुत बड़ा नाम है गणेश आचार्य। मुझे याद है कि मैं जब हम लोग शूट के लिए गए थे खंडवा ओंकारेश्वर, तो गणेश जी को देख के लोग वहां एकदम से खड़े हो जाते थे। हाँ, बड़े बहुत सारे कपल्स थे जो गणेश जी के पास आए, रिक्वेस्ट किए सारे फोटो आपके साथ। तो गणेश जी और बहुत ही बढ़िया इंसान है और बहुत भक्त। अरे वाह, अभी गाना चल रहा है शिवोहम शिवोहम, यूट्यूब पे देखिएगा, जरूर सर। बहुत अच्छा गाना है। और हमारे जो डायरेक्टर साहब हैं शिव जी, शिव हरे जी, बहुत कमाल के आदमी, आध्यात्मिक आदमी, और बहुत आध्यात्मिक आदमी। मतलब शिव जी हैं, गणेश आचार्य जी हैं, सारे लोग ऐसे आध्यात्मिक आदमी की मुझे तो लग रहा था कि मैं मतलब किसी आध्यात्मिक जगह में, किसी आध्यात्मिक मतलब उसमें टीम के साथ हूँ। फिल्म जैसा माहौल नहीं, और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस, वाह सर। बहुत बढ़िया। सर आप स्पिरिचुअलिटी में बिलीव करते हैं? 100%, 100%। स्पिरिचुअलिटी ही है जीवन में। हम लोग तो ये जो कर रहे हैं ना, अपना दैनिक काम है। देखिए, मैं एक्टर हूँ, एक्टिंग करता हूँ, कोई एक किसी ने एक शॉप खोल रखी है, मान लीजिए पान की, वो कर रहा है, कोई किसी फैक्ट्री में जाता है, कोई ऑटो रिक्शा चला रहा है, तो सबके अपने काम है। हाँ। है ना? ये काम से अलग हटके जब हम जीवन को देखते हैं, तो दरअसल जीवन तो स्पिरिचुअलिटी ही है, जहाँ पे हम जीवन को जानने की कोशिश करते हैं। क्योंकि हम इस दुनिया में आए हैं तो हमारा कुछ उद्देश्य रहा होगा। हमारा उद्देश्य ये निश्चित रूप से ईश्वर ने नहीं बना के भेजा कि हम किसी फैक्ट्री में नौकरी करें या हम एक्टिंग करें। ईश्वर ने नहीं भेजा, नहीं। ना तो ईश्वर ने रुपया बनाया, वो हमने बनाया। उसके ईश्वर ने तो हमें भेजा दुनिया में किसी कारण से, बस उस कारण को खोजना, जानना और स्वयं को पहचानना, वही जीवन है। बाकी तो ये हम लोग अपने हिसाब से चुनाव कर लेते हैं कि मुझे एक्टर बनना है, कोई कहता है मुझे जो है बहुत बड़ा डांसर बनना है, किसी ने बिजनेसमैन बनना है। तो जीवन जीने के तरीके हैं। बाकी असली तो जीवन वही है, हम स्वयं को जाने
और उस ईश्वर से हमारा जुड़ाव हो। सर सेम चीज़ मैंने भी अपनी लाइफ में एक सोच ली है कि मैं जो हूँ सो हूँ, कोई खास नहीं हूँ, सिर्फ एक जरिया हूँ। ये पपाया सेलर की कोटेशन थी जिसको मैं लाइफ में अपने लिए रखता हूँ, किसी में एक जरिया हूँ और कुछ नहीं हूँ, जिससे मैं अपने आप को शांत रख सकूँ। हाँ, देखिए, ये तो आप यही बात मान लो कि हमारा जो हम लोग हैं, हमारा अपना सोचना होता है कि हम ये हैं, हम वो हैं। एक्चुअली हम या हमारे जो लाइफ की जर्नी है, वो इसके लिए शायद है नहीं। हम्म जैसे आपने भी कुंभ के लिए पूछा था ना, हम्म कुंभ में जाने के बाद जो अनुभव हुआ, वहाँ सब लोग थे, मैंने अलग अलग लोगों को देखा, कुछ वीडियो बना रहे हैं, कुछ रील्स अरे बना रहे हैं, कुछ कहीं हाँ कुछ, कोई उस गंगा और माता जमुना और सरस्वती की उसमें जो है कूद के नहा रहे हैं, कोई कुछ कोई। लेकिन वहाँ पे जाके अनुभव करना हम्म कि आप वाकई उस त्रिवेणी के संगम के जल में नहाए हो या आप पानी में नहा के आए हो, अरे ये तय आपको करना है। वहाँ जाके आपने वहाँ की अव्यवस्था देखी, वहाँ के लोगों को मतलब भीड़ को देखा, लोगों की परेशानियों को देखा, कि आपने उस अध्यात्म की उस घोर जो गूढ़ रहस्य है उसको जानने की कोशिश की, उसमें जीने की कोशिश की। अरे क्योंकि जो आप देखते हैं वहाँ पे कितने महात्मा हजारों हजारों साल के मतलब इंतजार के बाद, बहुत सारे लोग जिनकी उम्र 1000 वर्ष है आते हैं हमारे बीच में। तो अध्यात्म के लिए और अपने आप को जानने के लिए, मुक्त होने के लिए शायद हम इस दुनिया में आए हैं, और वो उद्देश्य हमें जानना ही है। अब आप ये भी समझ लो कि जो इस उद्देश्य को नहीं जाना, हाँ उसको वापस फिर आना होगा, जानना होगा। जब उसको जान जाएगा, मुक्त हो जाएगा, तब ही उसे छुटकारा है, वरना आप आते ही रहोगे। अरे आपको जानना ही है, आपका उद्देश्य ही वही है। आत्मा जहाँ से आई है, उस परमात्मा से, उस परमात्मा में मिल जाने के बाद जब तक आप मुक्त नहीं होगे तब तक आपको आना है, और अध्यात्म ही उसका सहारा है। अरे वाह। मुझे तो मतलब लगता है सबकी अपनी अपनी सोच है। फिर चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सर सेट पे कभी आपके साथ ऐसा हुआ किसी ने आपको देख के बोला हो यार इसकी रॉन्ग कास्टिंग हो गई है? अभी मैंने एक सीरीज की थी MX प्लेयर पे है, माधुरी टाकीज। तो उसमें हमारे एक मित्र हैं अनुज तिवारी, तो उनके सर हैं डायरेक्टर साहब। तो वो एक सीरीज कर रहे थे, अरविंद बब्बल जी नाम है उनका, डायरेक्टर हैं, बहुत सारे सीरियल्स और फिल्में भी की हैं। अरविंद जी के साथ वो उनके एसोसिएट थे। एक कैरेक्टर के लिए उन्होंने मुझे भेजा, मैंने बना के भेजा, तो उन्होंने कहा नहीं समझ में नहीं आ रहा। फिर बात आई गई हो गई। फिर शूटिंग के कुछ दिन पहले फिर एक मुझे एक कैरेक्टर आया कि इसको आप बना के ऑडिशन अपना भेज दीजिए। मैं कानपुर ही था, तो मैंने ऑडिशन बना के भेज दिया। बात आई गई हो गई। फिर खैर सर को भी नहीं समझ में आया। फिर बाद में अनुज से कहा होगा, अनुज तिवारी से कहा कि उनको बुलाओ, अपने दादा को बुलाओ। उन्होंने बुलाया, मैं गया। हालांकि मुझे भी बेमन रहा, क्योंकि पहले जो कैरेक्टर था वो ज़्यादा बड़ा था। अच्छा। उसमें ज़्यादा सीन थे, ज़्यादा लेंथ थी उसकी। ये कैरेक्टर छोटा था, तो मुझे लगा यार वो मिलता तो ठीक था, ये नहीं करना चाहिए। खैर मैं बेमन से चूंकि बुलाया था, हमारे छोटे भाई जैसे, तो मैं गया वहाँ। जाने के बाद अनुज ने कहा कि वो कैरेक्टर आप कर रहे हो, पगलैट शुक्ला नाम है उसका। अच्छा, हम कहा यार मुझे पसंद नहीं, हम आ तो गए लेकिन ना ही कराओ तो अच्छा है, हमारा मन नहीं। खैर उनके सर से भी बातचीत हुई, मुलाकात हुई। खैर शूट हुआ। शूट होने के बाद तो मुझे लगता है कि सभी को अच्छा लगा और पूरी यूनिट ने बहुत तारीफ की। अरे सर लोग आपसे डरते हैं। आपको पता है कोई इंसान आपको सामान देने से पहले 10 बार सोचता है। एक इंसान आपको गोली दे रहा है, आप उसी को उड़ा दे रहे हैं। हाँ, तो लोग डरेंगे नहीं कि आपसे? बताइए। उसमें ऐसा एक सीन था, तो उसका एक्सपीरियंस अद्भुत था। और मुझे लग रहा था कि ये ठीक नहीं है, मतलब मज़ा नहीं आएगा, मुझे नहीं अच्छा लगेगा, और बहुत छोटा रोल है। लेकिन वो भी एक्सपीरियंस बहुत अद्भुत रहा। आज भी लोग माधुरी टाकीज के नाम से बहुत सारी जगह जाता हूँ, लोग मुझे बहुत रिकग्नाइज करते हैं। सर आपकी लाइफ की फिलॉसफी क्या है? फिलॉसफी है कि जियो और जीने दो, खुश रहो और खुश रहने दो। और चूंकि मैं चूंकि ब्राह्मण हूँ, उस नाते मैं ये भी कहना चाहूँगा कि ब्राह्मण का कर्म है और उसका धर्म है कि यज्ञ करो, यज्ञ कराओ, पढ़ो और पढ़ाओ, हैं, और खुद ज्ञानी बनो और दूसरों को भी ज्ञान दो और ज्ञान अर्जित भी करो। अरे वाह। सर बस। वो कौन सी वर्कशॉप थी जिसमें आप राजपाल यादव से मिले थे फर्स्ट टाइम? हाँ, राजपाल यादव, वो लखनऊ में एक वर्कशॉप हो रही थी, जिसको कि
संगीत नाटक अकादमी और राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में लगवाई थी। तो उस समय राजपाल यादव लखनऊ में थे, तो हमारी मुलाकात राजपाल से वहीं हुई। अच्छा। फिर हम लोग काफ़ी टाइम बैठते रहे, उठते रहे। फिर वर्कशॉप खत्म हो गई, मैं भी कानपुर आ गया। उसके बाद फिर हम लोगों ने कहा था कि एनएसडी जाएंगे। हाँ। फिर हालांकि मैं तो एनएसडी में नहीं कर पाया, लेकिन राजपाल यादव ने फिर बीएनए किया, बीएनए के बाद एनएसडी ज्वाइन की। आज सामने सबके राजपाल। अरे वाह, ये अच्छा एक्सपीरियंस रहा सर आप लोग का। हाँ, तो यही है। सर, एक दिन आपके हाथ से 5 पिक्चरें चली जाती हैं, आप अपने आप को कैसे संभालते हैं? अरे बाप रे बाप, वो तो बहुत ऐसी चीज़ थी कि मैं बता नहीं सकता। मैं मुंबई के एक फ्लैट में 3-4 लोगों के साथ में रहता था। अलग अलग जगह पे वो हुआ, 4-5 जगह मुझे अलग अलग बात हुई, फिल्मों की, ये वो सब, और सभी जगह से आश्वासन था। और कुछ जगह कॉस्ट्यूम वगैरह भी हो गई, कुछ जगह था कि बस अब शूट पे निकलना है, डेट्स फाइनल होनी है। कुछ कहे था कि मतलब बस जल्दी बताता हूँ आपको, फिल्मों के लिए स्ट्रगल नहीं, मतलब प्रयास करने वाले। स्ट्रगल तो बहुत खराब शब्द है, स्ट्रगल कहना ही नहीं चाहिए। प्रयास कर रहे थे, उन लोगों के बीच था कि मुक्तेश्वर अब स्टार हो जाएगा। उन्हें कैसा, और बहुत सारे लोग भी कहते थे। लेकिन फिर जब ऐसा होता है कि एक दिन सुबह सुबह आप किसी को फ़ोन करते हो, पता लगता है कि यार वो फिल्म तो अभी नहीं हो पा रही है। फिर दूसरे दिन या शाम को दूसरी फिल्म के लिए मना हो जाती है। ऐसे करते करते फिर एक रात ऐसी आई कि एक साथ 2 जगह से मैंने फ़ोन किया और दोनों जगह से रिप्लाई आया कि भैया वो फिल्म आपकी नहीं हो रही, उसमें कोई और हो गया है, क्योंकि कॉस्ट्यूम हो गया था। उस दिन मेरा मूड बहुत, मतलब पता नहीं कैसा हो गया, और भी लोग बैठे हुए थे। मैंने कुछ बोला नहीं, रात भर बैठा रहा। मैंने उसी समय कपड़े डाले, और फिर कपड़े डाल के फिर मैं वहाँ से अंधेरी से बीटी के लिए सुबह 4 बजे जो है गाड़ी आती, मैं उसमें बैठा आया। मैंने जनरल की टिकट ली और पुष्पक एक्सप्रेस की जनरल डिब्बे में घुस गया। थाने तक आते आते मेरी हालत ख़राब हो गई, इतनी भीड़ थी कि खड़े होने की जगह नहीं थी। थाने में मैं कैसे कैसे बाहर निकला, और फिर मैं जो है वो स्लीपर कोच में गया। वहाँ जाके मैंने बैग रखा और बैठ गया। बैठा रहा, टीटी आया, पूछा क्या कैसे क्या टिकट। हमने कहा टिकट तो नहीं लिया, ये है, तुम पेनाल्टी काट के बना दो, जो भी लगाना लगा दो। उसके बाद मैं कैसे कानपुर आया, मुझे बिल्कुल दिमाग मेरा शून्य पे पहुंच गया था। फिर यहाँ कानपुर रहा थोड़े दिन, वापस फिर लगा कि यहाँ क्या करेंगे, कोई काम ही नहीं। तो मैं इस बीच क्या है ना कि मैं नुक्कड़ नाटक, जो हमारे कुछ मित्र हैं, लोग हैं जिन्होंने सूचना से या इधर उधर से अपने टीमें करा रखी हैं, तो उनको नुक्कड़ नाटक मिल जाते हैं गवर्नमेंट के। तो मैं बीच बीच में जब यहाँ खाली होता था या खाली होता हूँ तो उनके साथ कर लेता हूँ। कभी 50 हैं, कभी 100, कभी 200 नाटक गए तो अपना 15 दिन 20 दिन करके। थोड़ा आपको क्या होता है, नई जगह का एक्सपीरियंस भी होता है, एक्सपीरियंस बहुत ज़रूरी है, लोग मिलते हैं और आप एक प्रोसेस में रहते हैं। तो वो जो फिल्में छूटी वो तो मेरे लिए बहुत, मतलब होता है वो तो, हाँ सर, लाइफ में तो सब फेस करना ही पड़ेगा। आपने कहा ना अभी कि जो हमारी किस्मत में है, भाग्य में है, जाएगा नहीं, और जो नहीं है वो आएगा नहीं। तो वही फिलॉसफी ठीक है। सर, आपके प्रोफेशन को आपकी फैमिली सपोर्ट करती है? सपोर्ट तो अब करती है, क्योंकि एक्टर की लाइफ बहुत टफ होती है। टफ तो है ही है, टफ तो है, और सपोर्ट करती भी है। क्या करेंगे, अब तो उनकी मजबूरी है ना कि तो अब घर में एक नकारा है तो उसको सब लोग बर्दाश्त कर रहे हैं। बाकी तो कर ही रहे हैं, सपोर्ट तो करते ही हैं। जब देखिए कोई काम आता है ना आपका मार्केट में, 4 लोग कहते हैं, तब सबको अच्छा लगता है। वो तो है सर, है ना। लेकिन जैसे ही वो काम बीता, महीने 15 दिन बीते, तो फिर आपको लगता है कि यार पता नहीं क्या है। तो वही है, सपोर्टिव तो हैं घर के लोग हमारे। सपोर्टिव नहीं होते शायद मैं यहाँ तक इतने दिनों 85 से लेके अब तक नाटक और फिल्म और थिएटर नहीं कर पाता। सर, आप अपने आप को मोटिवेट कैसे करते हैं जो आप लाइफ में बहुत डाउन फील करते हैं? मोटिवेट, चुपचाप बैठ जाता हूँ भैया। हाँ, चुपचाप बैठ जाता हूँ आंखें बंद करके। फिर घंटे 2 घंटे बैठा रहता हूँ। फिर बाहर निकले, घूमे फिरे, चाय वाय पी, फिर जब बहुत ज़्यादा डिप्रेस होता हूँ तो सो जाता हूँ। सो के उठता हूँ फिर, क्योंकि मोटिवेशन तो
मोटिवेशन के लिए आपको किसी मोटिवेशनल स्पीकर की जरूरत नहीं है। बिल्कुल नहीं आप मुझे मतलब नहीं लगता। हाँ सर मोटिवेशन आपके अंदर होता है। हाँ आप क्या होता है कि भाई जैसे कि मान लीजिए कि एक किताब है, वो किताब बीच में वो ऊपर से 4-6 किताबें आ गई, 10 किताबें हो गई, दब गई, हाँ तो वो जो आपका मोटिवेशन है कहीं उस ऊपर से बहुत सारी चीजें, बहुत सारा मतलब इधर उधर से चीजें आ गई जिसकी वजह से आपका दिमाग उलझ गया, तो मोटिवेशन कहीं सो जाएगा, दब जाएगा। आप थोड़ी देर बैठे रहो, चिंतन मनन करो, ईश्वर का ध्यान करो, हाँ फिर आप धीरे धीरे आपके अंदर ऊर्जा आती है कि हाँ। जो ईश्वर है वही सत्य है और वही सब कुछ करता है। अरे वाह, और फिर जब आप थोड़ी देर बैठोगे आंख बंद करके, अपने आप को जानोगे, अपने अपने आप को कोशिश करोगे पहचानने की, तो वो मोटिवेशन, आप तो मोटिवेट हो ही ना, तो थोड़ी देर बाद ऊर्जा आ जाएगी, फिर आप करोगे। आपको मोटिवेशन के लिए अपने उन क्षणों को याद करना जरूरी है जिसमें आप ज्यादा परेशान थे, ज्यादा दुखी थे। अरे वाह, तो उन क्षणों को परेशान करके आपको लगेगा ना कि अभी तो यार ये काम है। ये तो आपको मतलब अभिनेता के तौर पे अपने जीवन के अच्छे बुरे अनुभव को याद रखना और उसको अपने दिमाग के कंप्यूटर में फीड रखना आवश्यक है। अरे क्योंकि कहते हैं कि यादें चाहे वो बुरी हो चाहे अच्छी हो, वो याद है। हमेशा सुखद होती है। और कल को मुझे चोट लगी थी, आज जो अगर उसकी याद आएगी तो हमें सुखद होगी, अच्छा तो वैसा सही बात की आपने। कहते हैं। हाँ तो मोटिवेशनल उसकी जरूरत नहीं। आप कभी भी अपने आप को मोटिवेट कर सकते हो और फिर से खड़े हो सकते हो। आपके अंदर ईश्वर ने शक्ति दी है। हाँ आप अपार संभावनाओं में, अपार इस ये जो अखंड ब्रह्मांड है उसमें आप अकेले जीव हो। और मालूम है जो आप हो वैसा इस ब्रह्मांड में कोई दूसरा नहीं है। हाँ सर। हमारे बाबूजी थे, बहुत अच्छे वो थे, और वो हमसे कहते थे कि जो हमारे सामने एक नीम का पेड़ है, वो कहते थे कि नीम के पेड़ में जितनी पत्तियां हैं सब दिखती एक जैसी हैं, लेकिन सब एक दूसरे से भिन्न है। कोई एक पत्ती दूसरे जैसी नहीं हो सकती। ये सही कहा आपने। वो कहते थे कि जिस दिन ईश्वर को इस ब्रह्मांड की जिस चीज की आवश्यकता नहीं होगी वो नष्ट हो जाएगी। अरे इसलिए आपको जरूरत है, इस पृथ्वी को आपकी जरूरत है, इस ब्रह्मांड को आपकी जरूरत है, तो आप हो। और आप हो तो आप डिप्रेस कैसे हो सकते हो? सही कहा। आप हो तो आप समय दिन रात दोनों आप देखते हो ना, रात में सो जाते हो, दिन में काम करते हो। इस तरीके से आपको अच्छा बुरा सब चीजों का एक्सपीरियंस हो रहा है और उसको आप देखते चलिए। कोई चीज अपने ऊपर लादिए नहीं, सब कुछ झाड़ते चलिए, फ्री रखिए अपने आप को, पूरा फ्री रखिए। रखिए। हाँ, ये खुद मोटिवेट होते रहेंगे। सर आपकी हॉस्टेज में कास्टिंग कैसे हुई, ये जानना है मुझे, क्योंकि आपका जो कैरेक्टर था इतना निगेटिव कैरेक्टर था कि सबको डर लगता था उससे। पहले मैं बॉम्बे से आया तो मैंने सोचा कि अब ये काम नहीं करूँगा, मैं अब ये छोड़ दूंगा, फिल्म टीवी और नाटक सब छोड़ दूंगा। मैं कानपुर आया तो मैं एक एनजीओ में नौकरी करने लगा। तो फिर एक दिन अनुज हैं, हमारे छोटे भाई हैं, मित्र हैं, तो वो उनका एक दिन मेरे पास आए, कहने लगे दादा मेरी एक फिल्म की शूट चल रही है, आप चलो मेरे साथ। तो मैंने कहा मुझे कोई भी शौक नहीं रहा तो मैं नहीं जाऊँगा। उनका नहीं, आप चलना है, क्योंकि अनुज का मानना है कि भाई उन्होंने पहली वर्कशॉप थिएटर की मेरे साथ की। अच्छा। तो अनुज उस बात से बहुत मुझे सम्मान और रिगार्ड देते हैं। तो अनुज नहीं माने, उनका नहीं आपको चलना है, करना कुछ नहीं, केवल चलना है। तो मैं गया उनके साथ, कानपुर देहात में उसकी शूट हुई। तो वहाँ पे मुझे बोला कि आपको, खैर शूट चलती रही, मैं अपना चुपचाप साथ में खड़ा रहा। उन्होंने कहा कि नहीं आप इसमें गाड़ी के पीछे बैठो, जो मेन विलन जा रहा है उसके पीछे एक और इंस्पेक्टर है और आप हो, दोनों लोग गन पीछे से ऐसे लगा। तो मैंने कहा मैंने पहले ही कहा था मैं अब ये काम करना ही नहीं, मुझे मैं छोड़ दिया मैंने काम। कि नहीं आपको कुछ नहीं करना, आप मेरे कहने से बैठ जाओ, मुझे अच्छा लगेगा कि आप। ठीक है भाई। तो मैं अभी उन्होंने कहा एक शर्ट लाओ तो मैंने कहा मैं तो यही पहने हूँ, तो दूसरी एक शर्ट ही पहने और बैठा दिया। खैर एक शॉट हो गया। मैं शाम को शूट खत्म हो, मैं अपने घर आ गया, मैं वापस नौकरी पे। बात खत्म हो गई। उसके करीब 2-3 महीने बाद फिर अनुज मेरे पास आए, कहने लगे ऐसा है दादा कि आप चलिए मेरे साथ। मेरे पास पहले फ़ोन किया उन्होंने। अच्छा। तो उन्होंने कहा कहाँ आप? मैंने कहा अभी ऑफिस से लौटा हूँ, रास्ते में घर जा रहा हूँ। कहना आप घर पहुँचो, मैं आ रहा हूँ। घर आए, मुझे घर से मैं चाय वाय पी रहा था, उन्होंने लिया। तो मेरी दाढ़ी वाड़ी बहुत बड़ी हुई थी, क्योंकि अपने उस हिसाब से मैं था। मुझे उनका चलो आप अपनी गाड़ी में बैठा ला, लेके गए ऑफिस में। वहाँ हर्षद जी थे, जो उस फिल्म के प्रोड्यूसर भी थे और भी थे। उनसे उन्होंने दिखाया, बातचीत जो भी हुई। फिर मैं नीचे आ गया।
हाँ। फिर उन्होंने बुलाया, फिर बातचीत हुई, फिर हम लोग लौट आए, फिर रास्ते में उन्होंने बताया कि दादा आप ये फिल्म कर रहे हो। हमने कहा, अच्छा। "नहीं, मुझे एक्टिंग ही नहीं करनी है, मैंने छोड़ हाँ। दी भाई, अब मेरे बस की है नहीं है। हाँ। उनका नहीं नहीं आप कर रहे हो, और उसमें वो जो मेन विलेन था वो आप कर रहे हो। हमने अच्छा। कहा वो तो किसी और ने किया हुआ है, करने उनको हटा दिया मैंने। अब उनकी जो भी आपस में हाँ। ट्यूनिंग न बन पाई हो, या काफ़ी शूट हो गई थी फिल्म, 50% से ज़्यादा। अरे खैर फिर वापस से मुझे उसका, फिर अनुज ने मुझे उसके हॉस्टेज के लोग के लिए बाल वाल और दाढ़ी वाड़ी और सब किया, फिर मैंने की फिल्म, अभी रिलीज पे है फिल्म। लेकिन सर मैंने ट्रेलर देखा और आपका कैरेक्टर देखा, सब डरते हैं आपसे, उसमें देखा है अरे मैंने। सब तो बस उसमें आप पहली बार 93 में बॉम्बे गए और हाँ दोबारा 99 में, हाँ, इस बीच में इतना गैप क्यों आ गया सर? दोबारा बॉम्बे जाने का मौका बनता, उससे पहले हमारे पिताजी नहीं रहे, अरे तो अब चूंकि मेरे ऊपर पूरी जिम्मेदारी थी, पत्नी, एक बच्चा था, हम्म, माँ, 3 छोटे भाई बहन, हम्म, सब छोटे छोटे थे, तो फिर उसके बाद फिर मुझे ये लगा कि ये ज़्यादा ज़रूरी यस है सर। ना। आपका मुंबई में जब रहना मुश्किल हो रहा था तो आपको राम जी मिले। हाँ अरे, सर कौन थे राम जी? अरे वो राम नाम का वो क्या, बहुत अद्भुत आदमी था वो, राम नाम था उसका। हाँ। और वो चक्की जो हाँ। आटा चक्की होती है ना, हाँ। उसमें वो काम करता था। हाँ। सामने एक छोटी मैं ऊपर फ्लैट में रहता तो नीचे चक्की थी, उस चक्की में वो आटा पीसता था। तो जब लोगों ने गड़बड़ कर दिया, लोग छोड़ के भाग गए, मुझे भी निकाल दिया गया, तो फिर राम ने मुझसे कहा कि पंडित जी आप, चूंकि इधर ही कहीं का था, गाजीपुर हाँ। गोरखपुर का, तो हमको पंडित जी कहता है, कहीं पंडित जी आप परेशान ना हुई, हमारे यहाँ रही, हम आटा हमारे यहाँ फ्री का है, हम पीसते हैं तो उससे मिलता है आटा हमको, और जो है दाल हम बनाते हैं, तो आप रोटी दाल डेली शाम को सुबह हमारे यहाँ खाओ अरे और वाह। यहीं पड़े रहो। अरे फिर भैया मैं 3-4 दिन उसके यहाँ मैंने अरे खाया, चूंकि अब चूंकि सब चीज़ें छिन गई थी, हम्म, सब छत भी चली गई, हम्म, लोग भी चले गए, अब अकेली बम्बई में कहाँ जाते, तो हाँ। 2-3 दिन रहे, फिर टिकट करवाया मैंने मजबूरी में, फिर कानपुर आया। अरे उसके बाद से फिर यहाँ का संघर्ष रहा, पिताजी नहीं रहे, तो फिर छोटे भाई बहन, क्योंकि सब अभी सारे पढ़ ही रहे थे। अचानक आदित्य एक हमारे जीवन में, एक हमारे बिल्कुल छोटे भाई जैसे हैं, वो मिले, और फिर उनसे बहुत गहरा संबंध हो गया, और आज भी है बहुत, हमारे अब छोटे भाई ही हैं। अरे वाह। फिल्म प्रोड्यूसर भी हैं वो, उन्होंने 2 फिल्में प्रोड्यूस की, अभी एक फिल्म आई थी नवाज की हड्डी, उसमें भी प्रोड्यूसर थे। तो उनका था कि वो बॉम्बे जाना है, तो उन्होंने टिकट करवाया, मैंने सोचना छोड़ ही दिया था कि बॉम्बे जाना। मतलब मेरी ज़िंदगी में ऐसा पता नहीं क्यों हुआ कि मैंने जब जब सोचा कि ये काम नहीं करना, फिर मुझे वो काम करना पड़ा। अरे ऐसा मेरे साथ कम से कम 10 बार हुआ है। आप काम को छोड़ देंगे लेकिन काम आपको नहीं नहीं छोड़ेगा। छोड़ रहा है। मैं बॉम्बे मतलब जाने के पहले, जाने के बाद, अभी तक बहुत बार मैंने सोचा कि अब नहीं करना मुझे, लेकिन जब मैं सोचता हूँ नहीं करना है, तब वो काम आ आ जाता है। जाता है। बॉम्बे जाना भी ऐसे हुआ, आदित्य ने टिकट कराया, फिर वो हमको ज़बरदस्ती वो लेके गया वहाँ, फिर उन्होंने फ्लाइट लिया, और हम लोग, गोविंदा का एक भांजा बोलता था मैं हूँ, वहाँ रहे, फिर वो भी फ्रॉड करके भाग गया, फिर हम लोग दूसरी जगह आए, वहाँ एक हम लोगों ने किराए में फ्लैट लिया, हाँ। फिर वहाँ रहते रहे। अभी फिर धीरे धीरे संघर्ष चलता रहा। सर जब आप और नवाज साथ में काम करते हैं तो नवाज के भाई नवाज की जगह आपकी तारीफ करते हैं, ऐसा क्यों? हाँ, नवाज के भाई हैं समास, शमसुद्दीन सिद्दीकी नाम है। तो हम लोग रहते थे, वो हमारे बड़े अच्छे मित्र हैं, और बहुत तारीफ करते हैं वो मेरी, और हमको ओझा साहब कहते हैं। अच्छा। हाँ, और वो कई बार हम बोले, कई लोगों के सामने बोले कि भाई से अच्छे एक्टर हैं। अरे हाँ बोले वो। हाँ। और उन्होंने बहुत बार मेरी कुछ स्टिल फोटो, उनके पास बहुत अच्छे अच्छे मोबाइल थे, क्योंकि नवाज और समाज का बैकग्राउंड बहुत अच्छा है, अच्छे घर के लोग हैं, पैसे वाले घर के लोग हैं। तो वो फोटो वोटो खींच के मुझे देने आए और मुझे बोले ऐसा, तो और बहुत अच्छे इंसान है समाज। तो समाज से तो मेरा बहुत बार मतलब हम लोग साथ में बैठे, खाए पिए, सोए, साथ में रहे। और नवाज से तो मेरा बहुत वैसा कोई संबंध नहीं रहा, लेकिन समाज से मेरा बहुत अच्छा भाई जैसा व्यवहार रहा। अरे वाह। हाँ, और समाज हमेशा मुझे बहुत सम्मान दिया समाज ने, और बहुत अच्छा लड़का है समाज। अरे वाह। और मुझे लगता है कि आगे भविष्य में समाज एज ए डायरेक्टर बहुत तरक्की भी करे। अरे अभी उनकी एक फिल्म है बोले चूड़ियाँ, अच्छा। नवाज को लेके की हाँ, है हाँ। उन्होंने, प्रोसेस में है, जल्दी रिलीज भी होगी। सर आप एक सीरियल कर रहे थे, अल्लाह मेरी तौबा, हम्म, उसमें जो मेकअप मैन था
वो दिलीप साहब के अलावा किसी और का मेकअप करता नहीं था, हाँ। लेकिन उन्होंने आपका मेकअप किया। अरे उसमें बहुत अच्छा है। मैं दिलीप साहब के बंगले पे शूट हो रहा था वो, हाँ। और लगातार हम लोगों ने 50-60 दिन किया। जेडम शाह साहब उसके डायरेक्टर थे। उसमें नवाज ने एक छोटा सा कैरेक्टर नवाज भाई ने भी किया था। तो मैं भी ये कैरेक्टर कर रहा था। उसमें मेरा जो कैरेक्टर था एक ऐसे दाढ़ी वाले मुल्ला, उसका कैरेक्टर था। तो उसमें 3-4 सेट बदलने थे, अभी ये फिर ये ऐसा। तो वो जो शायरा जी ने देखा, उनको पसंद नहीं आया। फिर उन्होंने वहाँ पे बुलाया उसको, फिर मुझे बैठाला वॉश बेसिन पे नीचे। फिर अच्छा। बाल शायरा जी ने खुद भी मेरे बाल ऐसे ऐसे किए और वो बनाए। अच्छा, अरे वाह। फिर मेकअप मैन से बुलाया कि मेकअप करो। फिर वो मेरा मेकअप करने लगे। मुझे उनका नाम याद नहीं है। फिर मुझसे मेकअप करते हुए बोले कि बेटा, मैं कहा क्या नाम तुम्हारा? हमने कहा मुक्तेश्वर। हाँ मुक्तेश्वर, तुम फिल्म इंडस्ट्री के पहले ऐसे एक्टर हो अरे जिसका मैंने साहब के अलावा किसी के चेहरे पे हाथ लगाया। अरे वाह। किसी का मेकअप किसी के चेहरे पे मैंने आज तक हाथ नहीं लगाया, अरे वाह। क्योंकि मैडम ने कहा इसलिए तुम्हारा मेकअप कर रहा हूँ। तुम इस इंडस्ट्री में कह रहे कि जितने बड़े एक्टर हैं उन सबसे ज्यादा किस्मत वाले हो। मैंने आज तक साहब के अलावा किसी के चेहरे को हाथ नहीं लगाया। अरे उन्होंने मेरा मेकअप किया। ये बात उनके शब्द है, अरे और दिलीप साहब के बंगले पर। अरे वाह, हाँ एक्सपीरियंस तो कमाया आपने इतना सारा। हाँ, उसमें दिलीप साहब के साथ भी सामने आमने बहुत से लोग। अब मेरा क्या है ना कि मैं पर्सनली जाके फोटो खिंचवाने के लिए वो नहीं करता हूँ, क्योंकि पता नहीं कि मैं थोड़ा संकोची आदमी, मुझे लगता है कैसा है मैं जाऊँ और सामने से। हाँ सर। हाँ, तो बहुत बार एक्टर क्या होता है कि अपने कॉस्ट्यूम में होते हैं, तो वही फोटो ठीक नहीं लगती। तो दिलीप साहब से भी कई दिनों मुलाकात हुई वहाँ पे, और शायरा जी से होती थी। शायरा जी सेट पे ही रहती थी। अच्छा। मैं शायरा जी से मिलने जब मुझे फर्स्ट टाइम भेजा गया उनके बंगले पे, तो मैं उनके गेट पे गया, तो बुलाया, मैंने बोला, तो फिर अंदर जाके उनका गेट कीपर था, पूछ के आया। मुझे बोला कि हाँ आ जाइए आ जाइए आ जाइए। मैं गया तो शायरा जी बैठी हुई थी। अच्छा। नहीं, हाँ शायरा जी थी शायद कि आई सामने से। शायरा जी आई तो मैंने कहा जी मैं मुक्तेश्वर ओझा। ओ माशाल्लाह, आप मुक्तेश्वर ओझा? मैंने कहा हाँ। मैंने कहा क्यों? कहीं नहीं नहीं, मुझे लगा होता बड़े बुजुर्ग से इंसान होगा आपका नाम। मैंने कहा नहीं, माशाल्लाह आप तो एकदम जवान हो और आप खूबसूरत हो। हमने कहा अरे मैडम, कहना हाँ बैठे बैठे बैठे, मुझे आपके बारे में पता लगा था, और ठीक है बढ़िया। तो थोड़ी देर बाद की उन्होंने तो कहना आप तो ओझा। तो हमने कहा मैं यूपी से हूँ, ब्राह्मण। आप ब्राह्मण हो? कहा फिर उर्दू कैसे बोलोगे? हमने कहा बस आप लोगों को देख के और कुछ थिएटर वगैरह करके कुछ लोगों से सीखा है, तो उतनी उर्दू बोल लेता हूँ कि कोई तकलीफ नहीं होगी। मैं ठीक है बढ़िया। थोड़ी देर उन्होंने बात की, उर्दू के कुछ शब्द मुझसे बोले, और तो रिप्लाई उनको अच्छा लगा। तो फिर मैं उस सीरियल, वो चूँकि उर्दू में था शो, मैं उसमें, और भी उस समय के कई बड़े एक्टर थे उसमें। अच्छा। हाँ उस सीरियल में। सर आपने ऐसे एक्सपीरियंस कमाया है लाइफ में, जैसे बहुत चुनिंदा आर्टिस्ट होते हैं, आप उनमें से हैं। हाँ ये पास लाइफ में बहुत बड़े बड़े एक्सपीरियंस हैं। हाँ, कुछ अच्छे लोगों के साथ काम किया, जिनसे कुछ सीखा। अभी मैंने और भी बहुत सारे काम किए, जिसमें कुछ बड़े एक्टर्स के साथ मैंने किया। अरे वाह। तो कैसा लगा आपको आज का ये हमारा पॉडकास्ट? आई होप आपको न्यू एक्सपीरियंस मिले होंगे लाइफ के। तो मुझे आपकी राय जाननी है। लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें।